जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनीत गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम सभी ज्योग्राफी के भू आकृति तथा उनका विकास जैसे टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जहां आपको पिछले कुछ एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला मिलेगी, जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्पफुल होगी। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक प्रश्न और उत्तर को डिफाइन करके नहीं किया गया है। आज वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर, सीधा क्वेश्चन और सीधा आंसर। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिया गया है। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। वन लाइनर है, प्रश्न और उत्तर। पहला, भी आकार की घाटी निर्मित होती है। इसका आंसर, सीधा आंसर दिया गया है, नदियों द्वारा युवावस्था में। इसके चित्र भी बीच बीच में लगाए गए हैं। आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है भी आकार घाटी कैसे होती है। भी आकार की घाटी का निर्माण नदी के निम्नवर्ती कटक द्वारा होता है। नदी अपने तली को गहरा करती है। इसमें तंग व सक्रिय भी आकार की घाटी विकसित होती है। कभी कभी नदियाँ अपने घाटी को बहुत अधिक गहरा कर देती हैं, जिससे एक नई आकृति का निर्माण होता है, जिसे कंदरा या गार्ज कहते हैं। तो दो क्वेश्चन इससे, वी आकार घाटी का निर्माण किससे हो रहा है। तो नदी की युवावस्था, नदी की 3 अवस्थाएं बताई गई, युवावस्था, पौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो युवावस्था में आप वी आकार घाटी देखेंगे, जलप्रपात देखेंगे, और वृद्धावस्था में आप जब चलेंगे तो वहाँ आपको डेल्टा जैसे आकृतियों का निर्माण आपको दिखाई पड़ेगा। यही वी आकार घाटी जब ज़्यादा गहरी हो जाती है तो कंदरा या गार्ज का निर्माण करती है। चित्र में आपको दिखाया गया है। दूसरा है, गोखुर झील निर्मित होती है। किससे निर्मित हो रही है? नदी द्वारा। तो चित्र में आप देख सकते हैं गोखुर झील क्या है। जो सर्पाकार आकृति में नदियाँ घूमने लगती हैं, जब नदियाँ घुमावदार बहती हैं और बाद में घूमते घूमते एक दूसरा छोर एक दूसरे से मिल जाता है, बीच का भाग गोखुर गाय के खुर के समान बन जाता है, जैसे आपको चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है, तो गोखुर झील कहलाता है। तो गोखुर झील किससे निर्मित हो रही है? नदी द्वारा। अगला, टर्न झील या सार्क झील बनती है। किससे बन रही है? हिमनद के अपरदन द्वारा। टर्न झील और सार्क झील किससे? वही बात की है, हिमनद के अपरदन द्वारा। अगला पॉइंट, भृग और स्टैक किस अपरदन कारक द्वारा बनते हैं। तो भृग और स्टैक जो बन रहे हैं वो तरंग एवं धाराओं के द्वारा। जो महासागरों में तरंग और धाराएं चलती हैं, उससे भृग और स्टैक का निर्माण होता है। अगला टॉपिक, गाज से क्या आशय है। नीचे सामने डैश करके इसका उत्तर। आज आपको क्वेश्चन और सीधा उत्तर दिया गया है। इसके पहले आप जब बहुविकल्पीय पढ़ते थे, क्वेश्चन पढ़ते थे और उसके 4 ऑप्शन दिए रहते थे, उन चारों ऑप्शनों में से एक आपको टिक करना रहता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम थोड़ा विचार हुआ कि आज वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन बनाया जाए, जिससे थोड़ा आपको डायरेक्ट उस क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर पर पहुंचा जा सके। तो गार्ज से क्या आशय है? नदी द्वारा निर्मित संकीर्ण घाटी को गार्ज कहते हैं। अभी इसके पहले आप देखे थे, जब भी आकार घाटी ज़्यादा गहरी हो जाती है तो उसी को क्या कहते हैं? गार्ज। तो यहाँ गार्ज, नदी द्वारा निर्मित संकीर्ण घाटी को गार्ज कहते हैं। यानी गार्ज भी नदी की युवा अवस्था में ही बनता है। अगला पॉइंट है, अवनमित कुंड क्या है। आंसर है, जल प्रपातों के तल में बने विशाल व गहरे कुंड को अवनमित कुंड कहते हैं। टॉपिक 7, घाटी रंध्र या इवाला किसे कहते हैं। इवाला, कई बार क्वेश्चन पूछा गया इवाला क्या है, डैश करके लिया गया है। जब घोल रंध्र व डोनाइन कंदराओं की छत से गिरने से या पदार्थ के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी, तंग और विस्तृत खाइयाँ बनती हैं, जिन्हें घाटी रंध्र या इवाला कहते हैं। अब ध्यान देना कि डोलाइन, जब कई डोलाइन मिल जाती हैं तो उसमें क्या बन जाता है? इवाला बनता है। इसके पहले भी वीडियो में इस पर डिफाइन किया गया है, और यहाँ चित्र के माध्यम आप देखेंगे डोलाइन क्या है, इवाला क्या है, पोल्जे क्या है। चित्र में काफ़ी तरीके से दिखाया गया। होल सिंक क्या है, जब कई होल सिंक मिलते हैं तो डोलाइन, कई डोलाइन मिलते हैं तो इवाला।
ठीक, तो इस तरीके से आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है। इसको आप वीडियो को पॉज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, चित्र को समझने की कोशिश करिएगा और साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंदराएं क्या है? डिफाइन किया गया आगे, भूमिगत जल घुलन क्रिया से उत्पन्न खोखले प्रदेश को कंदराएं कहते हैं। अगला टॉपिक 9, लैपीज क्या है? चूना पत्थर में प्रवाहित जल जब भूपृष्ठ को अधिक नुकीला एवं कटीला बना देता है तो उसे लैपीज कहते हैं। भूपृष्ठ में ध्यान देना, जब भूपृष्ठ को अधिक नुकीला और कटीला बना देता है। इसमें आप देखेंगे शिखरिका लिखा है, बिदर क्या है, लैपीज क्या है, तो इस तरीके के चित्र आपको इसमें किताबों में आपको मिलेंगे। तो चूना पत्थर में ध्यान देना बात है कि जहाँ पे चूना पत्थर में जब प्रवाहित जल हो रहा है तो उसके भाग को काट के नुकीला और कटीला बना देता है तो उसे क्या कहते हैं? लैपीज कहते हैं। टॉपिक नंबर 10, एस्कर क्या है? जो हिमनद नीचे बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं या बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं उन्हें एस्कर कहते हैं। यानी चारों तरफ बर्फ जमी हो और एक उभरा हुआ भाग सामने, जो चित्र में आप दिखाई पड़ रहा है कि पूरा एक पर्वतीय क्षेत्र और उसका उभरा हुआ भाग, और लिखा भी है जो हिमनद नीचे बर्फ की घाटी में जमा होते हैं या बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं। जो बर्फ पिघल जाती है तो जो उसका जो उठा हुआ भाग जो आपको दिखाई पड़ रहा है तो उसे क्या कहते हैं? एस्कर कहते हैं। दोनों चित्र के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिएगा, चित्र में दिया गया। टॉपिक 11, फ्योर्ड तट कैसे बनते हैं? डैश करके डिफाइन किया गया है, तट रेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं, जिन्हें वहाँ फ्योर्ड तट बन जाते हैं, जिससे वहाँ फ्योर्ड तट बन जाते हैं। तो अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग का जलमग्न होना, चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, इसके जो किनारे किनारे का जो जल भाग है उसमें जलमग्न हो रहा है, उसी तरीके से क्या कहते हैं? इसको फ्योर्ड तट। टॉपिक 12, गुलिक क्या है? सागरीय तट के किनारे मलबे के निक्षेप से बने स्थल रूप को गुलिक कहते हैं। सागरीय तट के किनारे मलबे के निक्षेप से बने स्थल रूप को गुलिक कहते हैं। 13, लैगून किसे कहते हैं? खाड़ी डस करके दिया गया है, खाड़ी तथा खाड़ी रोधिका के मध्य जल से भरे हुए भाग को लैगून कहते हैं। जल से भरा हुआ भाग लैगून कहलाता है। यहाँ पे आप देखिए, चित्र के माध्यम से आप देखेंगे लैगून झील अधिकतर इस समुद्र या खाड़ी के किनारे एक ऐसा भाग जो उसी से सटा हुआ झील, लैगून झील अगर लें उसी से सटा हुआ झील, यानी कि समुद्रों का पानी उसमें भरा रहता है लैगून झील में। इसमें नीचे पूरा डिफाइन करके लिखा गया, इसको काफ़ी वीडियो को रोक लीजिएगा, पॉज करके उसको आप पूरा पढ़ने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे टॉपिक हैं जो कई बार एग्जाम में दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछ के आए हुए हैं। इसमें देखिए, लैगून झील ऐसी उथली जल संरचना है जो समुद्र से प्राकृतिक बाधाओं से, जैसे बालू की पट्टी, सैंडबर, चट्टानें या प्रवाल भित्तियों द्वारा अलग होती हैं। यह समुद्र के किनारे स्थित होती हैं और इसका पानी खारा, अर्ध खारा या मीठा हो सकता है, जो समुद्र और अन्य जल स्रोतों के साथ इसके संपर्क पर निर्भर करता है। भारत में लैगून झीलों के उदाहरण कौन कौन से हैं? चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत की प्रथम रामसर आर्द्रभूमि है। रामसर आर्द्रभूमि को भी आप समझते चलिएगा। दूसरा, पुलकट झील, ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, यह मछली पालन और पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है, पुलकट झील और चिल्का झील। तो फर्स्ट और सेकंड ध्यान दीजिए। थर्ड, वेम्बनाड झील, ये कहाँ पे है? केरल में। खारे और मीठे पानी का मिश्रण झील
कि समुद्र के पास वाले हिस्से में खारा पानी और नदियों के पास वाले हिस्से में मीठा पानी है। इसे बैंक वाटर पर्यटन का केंद्र माना जाता है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। जो लाइन इसमें लिखा गया है उसको आप एकदम अंडरलाइन करते चलिएगा। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, भारत की खारे पानी वाली झील कौन सी है, या एशिया के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, जो चिल्का है, पुलकिट है, वेम्बनाड है। अगला जो इसमें है अष्टमुडी झील, ये कहाँ पे है, केरल में स्थित है। कुछ और नीचे दिए गए हैं विश्व में लैगून झीलों के उदाहरण इसमें दिया गया है। मैराकाइबो झील कहाँ पे है, वेनेजुएला में। यह झील खाड़ी और झील का मिश्रण है। इसे अक्सर दुनिया में सबसे बड़ी झीलों में से एक माना जाता है। तो भी ध्यान देना, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सा है, मैराकाइबो झील कहाँ पे है, वेनेजुएला। वेनेजुएला किस महाद्वीप में है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। कभी कभी इसे खाड़ी या लैगून कहा जाता है। फिर अगला है इसमें मैकवरी हार्बर, ये कहाँ पे है, तस्मानिया में। ऑस्ट्रेलिया के नीचे का भाग जो आता है तस्मानिया का है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है जो तटीय पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है वेनिस लैगून, कहाँ पे, इटली में है। यूरोप की सबसे प्रसिद्ध लैगून झील है। इसे वेनिस शहर बसा है इसमें। तो वेनिस शहर किस झील के किनारे बसा है, तो वेनिस लैगून या वेनिस झील के किनारे बसा है। इसको आप बहुत बारीकी से वीडियो को रोक के कई बार आप इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, तब वीडियो को आप आगे ले चलिएगा। और टॉपिक 14 पेडी प्लेन किसे कहते हैं। जब मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है तो उसे पेडी प्लेन या पदस्थली कहते हैं। आप डेविस के सिद्धांत में ऑफलाइन आप पढ़े होंगे, पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, ठीक है, इंसेलबर्ग, इन सब का जिक्र डेविस के सिद्धांतों में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले उभरा हुआ भाग उच्च धरातल, बाद में उसका क्या हो रहा है, वो आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित होता जा रहा है। तो जो उसके छोटे छोटे भाग बचे हुए हैं तो लास्ट में उसे क्या कहते हैं, पेडी प्लेन कहते हैं। चित्र के माध्यम से आप देखिएगा एक उभरा हुआ भाग, बाद में कुछ उसका इरोजन हो रहा है। इरोजन होने के बाद आप देखेंगे जो छोटे छोटे टीले के रूप में बचा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, पेडी प्लेन, या उसी को हम क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग का भी क्वेश्चन आपने दिया गया है, देखिए नीचे लिखा हुआ है इंसेलबर्ग या पेडी प्लेन। जब किसी उच्च धरातल का परिवर्तन हो रहा है, उसमें इरोजन हो रहा है, चाहे नदियाँ इरोजन कर रही हैं, चाहे हवाएं उसका इरोजन कर रही, पवन इरोजन कर रहा है, और उसके बाद जो टीले उभरे हुए छोटे छोटे टीले बचे हुए हैं उसी को इंसेलबर्ग या पेडी प्लेन का नाम दिया गया है। 15 टॉपिक बरखान क्या है, डैश करके दिया गया। यह अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है जो वायु की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। इसका पवनोमुखी ढाल उत्तल ढाल, पवनोमुखी ढाल उत्तल ढाल तथा पवन विमुखी ढाल अवतल ढाल वाला होता है। आप इसमें देखिएगा, इसमें ढाल किधर कौन बना हुआ है। अगर ये पूछ लिया जाए बरखान का कोण कितना बनता है तो देखिए इसमें लिखा हुआ है चित्र में 34 डिग्री। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, बरखान कितने डिग्री का कोण बना, तो 34 डिग्री का कोण। पवन विमुखी ढाल आप देख रहे हैं, पवन विमुखी ढाल, वहाँ पे अवतल ढाल, और पवन के सम्मुख जो ढाल बन रहा है वो आपका उत्तल ढाल वाला स्थिति बन रहा है। तो ये जो आपको चित्र दिख रहा है अर्धचंद्राकार चित्र, इसी को क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। 16 टॉपिक 16 नंबर पे इंसेलबर्ग क्या है। इसके पहले भी आप देखेंगे तो जहाँ पेडी प्लेन आपने पढ़ा इंसेलबर्ग, वहीं इंसेलबर्ग था। अब देखिए इसको थोड़ा डिफाइन कर लीजिए, इंसेलबर्ग क्या है। मरुस्थलों में शैलों के अपक्षय तथा अपर्दन के कारण कोमल शैल आसानी से कट जाती हैं, परंतु कठोर शैल के अवशेष भाग ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में बच जाते हैं। इस तरह के टीलों या टापू को इंसेलबर्ग कहते हैं। और डेविस ने यहीं पे पेडी प्लेन जैसा शब्द भी लेके आए हैं। तो बचे हुए भाग चाहे पेडी प्लेन, इंसेलबर्ग, तो इसको बहुत बारीकी से पढ़िएगा। इनके जो अवशेष, जो कोमल शैल कटने के बाद जो कठोर अवशेष बचे हुए हैं, इसी को क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं। कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं।
कुछ वीडियो में आपको दिए जाते हैं, एक दो वीडियो में नहीं दिया जाता। आप वीडियो को बहुत बारीकी से पढ़िए, और जब पढ़ने के बाद जब आप चलेंगे तो ये जो टॉपिक आपको दिया गया इसी वीडियो से दिया गया है, इस वीडियो में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब आप पढ़ने लगेगा तो इस वीडियो को देख दीजिएगा और इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, एमआरएस या डीएसएसबी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे हुए हैं, तो ऐसे बच्चों को आप उन वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जिससे वीडियो चलती रहे। और यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए। चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है? वेम्बनाड झील किस प्रदेश में स्थित है? पुलिकट झील किस प्रदेश में स्थित है? अष्टमुडी झील किस प्रदेश में स्थित है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसी वीडियो में इसका आंसर दिया गया है एक जगह, आप उसको पढ़िएगा वीडियो को रोक के और समझने की कोशिश करिएगा, तो इसका आंसर भी आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। धन्यवाद।